हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 11th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके पिछले थर्ड वीडियो में मैंने आपको मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाना शुरू किया था, जिसमें मैंने एसआई यूनिट्स जितने भी हैं उनको मैंने डिस्क्राइब किया था और उनको डेफिनेशन भी आपको बता दिया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, मास एंड वेट, इन दोनों में क्या अंतर है थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। जो हम यहाँ पर तौलते हैं वेइंग मशीन से, जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, वो हम मास तौलते हैं और मास कभी भी किसी दूसरे प्लेनेट में जाने पर भी चेंज नहीं होता, क्योंकि हम जिस तराजू का उपयोग करते हैं, जिस वेइंग मशीन का यूज़ करते हैं, उसको यहाँ धरती पे रख के तौलेंगे तो भी उतना ही वजन दिखाएगा, चंद्रमा में रख के तौलेंगे तो भी उतना ही वजन दिखाएगा, भले यहाँ वहाँ जो है ग्रेविटेशन अलग अलग है। तो मास सब जगह एक है, लेकिन वेट चूंकि ये ग्रेविटेशन पे डिपेंड करता है तो वेट अलग हो जाएगा। हम जो नापते हो वेट नहीं है, वो मास है, इस बात को आप समझिए। मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। तो कितना मैटर हमारे शरीर में है वो हमारा मास है, ठीक है। व्हाइल वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो हमारे ऊपर ग्रेविटी ने जितना फोर्स लगाया है हमको अपने ऊपर रखने के लिए, वो वेट है। और ये फोर्स अलग अलग है, जैसे चंद्रमा में पृथ्वी की तुलना में, अर्थ की तुलना में 1/6 है ग्रेविटेशन पावर, है ना। द मास ऑफ ए सब्सटेंस इज कांस्टेंट वेयर इज इट्स वेट मे वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। धरती में भी, अर्थ में भी कुछ जगहों पे ज़्यादा ग्रेविटी है, कुछ जगहों पे कम है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं। तो इसमें भी अंतर आ जाएगा थोड़ा बहुत वेट का आपका। यू शुड बी केयरफुल इन यूजिंग दीज टर्म्स। तो हम क्या नापते हैं, क्या तौलते हैं, ये हमको मालूम होना चाहिए। द मास ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग एनालिटिकल बैलेंस। एनालिटिकल बैलेंस, तो देखिए जो एनालिटिकल बैलेंस है, ये एनालिटिकल बैलेंस है, ये जो है मास को, जैसे मान लो 2.4321 इस टाइप का डेसिमल के 4 पॉइंट आगे तक भी है, ठीक से तौल के, ठीक से नाप के आपको बता देता है। इतना ये एक्यूरेट आपको तौल के देता है, नाप के देता है। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज गिवन इन टेबल 1.1 इज किलोग्राम। देखिए मैंने कहा ना, जो आप तौलते हैं वो मास है, क्योंकि आप क्या बोलते हो, मैं 60 किलोग्राम का हूं या मैं 50 किलोग्राम का हूं, तो ये मास का यूनिट है ना, मतलब आप मास तौल रहे हो। इट्स फ्रैक्शन नेम्ड इज ग्राम। 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। ये तो आपको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इज यूज्ड इन लेबोरेटरीज ड्यू टू द स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ केमिकल्स यूज्ड इन केमिकल रिएक्शंस। तो देखिए केमिकल रिएक्शन में हम जो केमिकल्स लेते हैं उनको न सिर्फ ग्राम में बल्कि मिलीग्राम में भी तौलते हैं अपन। देखिए जो ग्राम है वो किलोग्राम का 1000वां हिस्सा है, ठीक है, और उसका 1000वां हिस्सा मिलीग्राम है, ठीक है। तो इस तरह से छोटा यूनिट हम यूज करते जाते हैं और उसको केमिकल रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि बहुत सारे केमिकल ऐसे होते हैं जो बहुत महंगे होते हैं। जैसे मान लो गोल्ड से रिलेटेड कोई केमिकल है या सिल्वर से रिलेटेड या प्लेटिनम से रिलेटेड, तो ये थोड़े महंगे केमिकल्स होते हैं। तो इनका प्रयोग हम मिलीग्राम्स में भी और माइक्रोग्राम्स में भी करते हैं, है ना। तो इतने कम अमाउंट में लेना पड़ता है, इसलिए हम उनको ग्राम, मिलीग्राम और माइक्रोग्राम में तौलते हैं। ये एनालिटिकल बैलेंस है और ये आप लेबोरेटरी में जब देखेंगे तो आप इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे देख करके, क्योंकि ऐसे में बताऊंगा तो कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। ये पेन जो लिखा है ये यहीं पर जो है एक तरफ वेट रखते हैं और एक तरफ अपन केमिकल रखते हैं, ठीक है। और राइडर है, राइडर को थोड़ा आगे पीछे खिसकाने से ये बैलेंस दिखाता है यहाँ पर, ठीक है। और जब बैलेंस दिखाएगा तो आपको ये पॉइंटर स्केल है, वो जहाँ पर दिखाएगा वही उसका वजन होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये यूज़ किया जाता है एनालिटिकल बैलेंस। ये शायद आपके स्कूल में होगा, हो सकता है होगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो वहाँ तो रहता ही है, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत पैसा आता है स्कूलों में, तो वो लोग खरीद के रखते हैं। अब इसमें है वॉल्यूम, ठीक है। पहला तो मास हो गया, दूसरा है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। जो लेंथ है, विड्थ है और हाइट है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम निकलता है। इसलिए वॉल्यूम का कोई अलग से यूनिट नहीं है, वही जो लेंथ की यूनिट है। मान लो मीटर आप कहते हो तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर,
है ना, मान लो ये लंबाई है, मतलब लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, तो ये टोटल हो जाएगा m क्यूब, है ना। तो इस तरह से हम दिखाते हैं इसको यूनिट को क्यूब से। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय सब्सटेंस। तो सब्सटेंस जो है कितना वॉल्यूम का है, हम कैसे बोलते हैं कि वो कितना स्पेस लिया हुआ है। जैसे मेरा एक वॉल्यूम है, आपका एक वॉल्यूम है ना, इस माउस का एक वॉल्यूम है, ऐसा। इट हैज द यूनिट ऑफ लेंथ क्यूब, ठीक है। जैसा मैंने अभी बताया कि 3 बार लेंथ है, एक तो लेंथ है, एक तो विड्थ है और एक तो हाइट है, तीनों लेंथ में नापते हैं अपन, तो लेंथ का क्यूब है। सो इन एसआई सिस्टम वॉल्यूम हैज यूनिट ऑफ मीटर क्यूब, क्योंकि एसआई सिस्टम में लेंथ को अपन मीटर से डिनोट करते हैं, तो मीटर क्यूब जो है इसका एसआई यूनिट हुआ। बट अगेन इन केमिस्ट्री लेबोरेटरीज स्मॉलर वॉल्यूम्स आर यूज्ड, हेंस वॉल्यूम इज ऑफन डिनोटेड इन सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब यूनिट्स। ये जो सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब है, जो सेंटीमीटर क्यूब है इसको तो सीसी बोलते हैं, ठीक है, और यही जो है एमएल है ना, और ये भी डेसीमीटर क्यूब भी वही है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सभी एमएल है कुल मिला के। जैसे आपने कहा कि 1 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है कि वो 1 एमएल है। एमएल से आप बहुत अच्छे से परिचित हो, 100 एमएल 200 एमएल, आप कोई भी लिक्विड जो खरीदते हो या लेते हो वो एमएल में लिखा रहता है जनरली। A common unit liter which is not an SI unit is used for measurement of volume for liquids। तो जैसा अभी मैंने ml कहा वैसे लीटर है, तो लीटर 1 लीटर जो है 1000 ml है, और ml को हमने कहा था क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर हुआ, और ये 1 डेसीमीटर क्यूब हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये जो डेसीमीटर क्यूब है इसको आप समझ लीजिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब का 1 डेसीमीटर क्यूब है ना, यानी वो 1 लीटर के बराबर है। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। इस थोड़ा सा डेसीमीटर क्यूब को आप थोड़ा सा याद रखेंगे, ये भारी कंफ्यूज करता है अपने को। फिगर 1.6 हेल्प टू विजुअलाइज दीज रिलेशंस, ठीक है। तो ये देखिए कैसा रिलेशन है, ये एक बड़ा सा क्यूब है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए कि ये जो है एक एक जो क्यूब है इसका यहाँ पर शेप साइज बताया है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो है ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर इज 1 डेसीमीटर, समझ लीजिए, डेसीमीटर मतलब मीटर का 10वां हिस्सा, है ना, ऐसा है। और इसका जो ये जो बीच में एक जो क्यूब है, मतलब एक जो क्यूब है उसकी लंबाई ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं क्यूब की लंबाई चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है, तो इसकी वॉल्यूम जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि 1 × 1 सेंटीमीटर हर एक में, तो 1 का 1 रहेगा और सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका एक बॉक्स का वॉल्यूम हो गया। और ऐसे में कितने बॉक्स है, तो 10 बॉक्स है ना, तो 10 बॉक्स का वॉल्यूम हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 10 × 10 × 10 है ना, इसमें 10 करेंगे तो 10 10 10 हो जाएगा, है ना। ये 10 लंबाई, 10 चौड़ाई और 10 ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 1000, है ना। तो ये देखिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो सेंटीमीटर क्यूब को हम ml लिखते हैं, और ml का मतलब 1 लीटर, और 1 लीटर का मतलब 1 डेसीमीटर, डेसीमीटर क्यूब। तो मेरे हिसाब से अब आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि एक के लिए हम 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं ऊंचाई लंबाई चौड़ाई, और 10 है तो 10 लेंगे, तो 10 का क्यूब जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इस पूरे बॉक्स की वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब को अपन ml भी बोलते हैं, तो 1000 ml का मतलब 1 लीटर, और 1 लीटर का मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब। ये हमने अभी इससे पहले वाले फिगर में देखा था। इन द लेबोरेटरी द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स और सॉल्यूशंस कैन बी मेजर्ड बाय ग्रेजुएटेड सिलेंडर। देखिए ये आप देखिए ग्रेजुएटेड सिलेंडर, इसका मतलब क्या है, एक ऐसा लंबा सा, इतना लंबा एक ग्लास का एक ऐसा सिलेंडर होता है, आप देखे भी होंगे उसको, इतना चौड़ा होता है और इतना लंबा होता है करीब करीब, है ना। अब उसमें जो है ये ml 10 20 30 40 50 ऐसा 100 ml तक का, ये छोटा वाला बता रहा है, ये छोटा वाले का फोटो है, ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा इतना चौड़ा। मैं जो बता रहा हूँ इतना लंबा चौड़ा वो 1 लीटर के लिए रहता है, ये 100 ml का है, मतलब इतना छोटा इतना चौड़ा वाला ये छोटा वाला है, ठीक है। और ये जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, देखिए ये जो ग्रेजुएटेड सिलेंडर है
इसको हम नापने के लिए यूज़ करते हैं। कितना लिक्विड लेना है, कम लिक्विड लेना है तो छोटा वाला यूज़ करते हैं, बड़ा ज़्यादा लिक्विड लेना है तो बड़ा वाला यूज़ करते हैं। दोनों किस्म का आता है, ये 100 ml का है, 1000 ml का या 1 लीटर का भी होता है। फिर इसमें से नाप के हम क्या करते हैं, कई लिक्विड को अगर मिलाना है तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में रखते हैं। ये जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है इसमें ऐसे ऐसे हिला करके उसको मिक्स करने का काम लेते हैं। क्यों? क्योंकि इससे गिरता नहीं है। ये ऊपर जो इसका माउथ है ये सकरा है, नैरो है, और ऊपर से कैप भी है, तो ऐसे ऐसे हिला करके हम मिक्स कर सकते हैं। तो कई लिक्विड को उसमें भर के हम हिला के मिक्स करते हैं। ये ब्यूरेट है और ये पिपेट है। तो देखिए पिपेट क्या होता है, एक पाइप जैसा होता है, ऐसे ऐसे मुंह से लेकर के ऐसे किसी लिक्विड को खींचते हैं उसमें। तो जो है देखिए इसमें 25 ml लिखा है। तो एक्चुअली पिपेट ना कई साइज के आते हैं। ये माइक्रो पिपेट से लेके पिपेट तक, मतलब ये माइक्रो लीटर को भी खींच सकता है और 1 ml 2 ml से लेके 25 ml तक का खींच सकता है। तो इसमें इतने तक खींचेंगे तो 25 ml हो जाएगा, ऐसा है। ठीक है। ये ब्यूरेट क्या है, ब्यूरेट भी एक ट्यूब होता है ग्लास का, नीचे वाल्व लगा रहता है। तो इस ब्यूरेट में हम डाल देते हैं कोई लिक्विड को भर करके और इसको स्टैंड में लगा देते हैं। फिर नीचे वाल्व को खोलते हैं तो लिक्विड ऐसे नीचे गिरता है, तो कितना लिक्विड नीचे देना है उतना गिरेगा तो उसको बंद कर सकते हैं अपन। तो ये भी एक तरीका है, इसको अपन एसिड बेस रिएक्शन देखने के लिए यूज़ करते हैं वहाँ पर लेबोरेटरी में, इसको ब्यूरेट को। ठीक है। और पिपेट को भी लेते हैं अपन, तो थोड़ा सा कोई लिक्विड खींचना है तो अपन पिपेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से कई प्रकार का यहाँ पर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लेबोरेटरी में। तो द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाय ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ये जो ये वाला है ग्रेजुएटेड सिलेंडर है ना, ब्यूरेट, ये ब्यूरेट है ना, पिपेट एटसेट्रा है ना। ए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, वो आखिरी वाला, इज यूज्ड टू प्रिपेयर ए नोन वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। तो ऐसे हिलाने के लिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए हम इसको मिक्स करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। और ये फिगर में आपको बढ़िया से दिख रहे हैं। अब हम बात करेंगे डेंसिटी की। ठीक है। तो देखिए डेंसिटी चाहे लिक्विड हो, गैस हो, सॉलिड हो, किसी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली डेंसिटी हम लोग निकालते हैं लिक्विड का या सॉलिड का। गैस का भी निकालते हैं, उसके लिए भी सेम मेजरमेंट यूनिट्स यूज करते हैं। ठीक है। तो डेंसिटी क्या है पता है, डेंसिटी का मतलब कितना पैक्ड है एकदम उसके मालिक्यूल्स। अगर मालिक्यूल्स ज़्यादा पैक हैं तो ज़्यादा डेंस है, उसका वजन भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि कम जगह पे ज़्यादा जो मालिक्यूल्स है वो एकदम पैक्डली पैक्ड है, तो सॉलिड माल रहेगा, एकदम से सॉलिड मटेरियल रहेगा, तो उसको जो है तौलेंगे तो ज़्यादा वजन मिलेगा आपको। और जिसकी डेंसिटी कम है तो मालिक्यूल्स थोड़े दूर दूर रहेंगे, स्पेस ज़्यादा रहेगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, है ना। जैसे स्पंज आप कहेंगे तो थोड़ा दूर दूर है ना, उसमें गैप है, ऐसा। तो वो रेयर है कि डेंस है, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि मालिक्यूल्स कितने पास पास पे हैं, है ना। द टू प्रॉपर्टीज मास एंड वॉल्यूम डिस्कस्ड अबव आर रिलेटेड एज फॉलोज। तो डेंसिटी के लिए हम क्या करेंगे, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है। तो वॉल्यूम जितना ज्यादा रहेगा डेंसिटी कम हो जाएगा, मतलब डेंसिटी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम, वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज्यादा। क्योंकि फैलेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी किसी चीज की, सिकुड़ेगी तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और ज्यादा सॉलिड हो जाएगा एकदम। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये देखिए पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है या मास कितने वॉल्यूम में फैला हुआ है। एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। अब इन दोनों का एसआई यूनिट रखेंगे अपन। डेंसिटी का एसआई यूनिट के लिए मास का एसआई और वॉल्यूम का एसआई दोनों का रखेंगे। तो मास का है केजी और वॉल्यूम का है मीटर क्यूब, तो ये हो गया केजी पर मीटर क्यूब, है ना, ऐसा। आप हमेशा ध्यान रखिए कि नीचे में किसी चीज का जो पावर है उसको ऊपर लाएंगे तो वो पावर का साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर नीचे में मीटर क्यूब लिखा है तो इसको ऊपर लाएंगे तो मीटर माइनस क्यूब हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये देखिए ऐसा। तो केजी मीटर -3 का मतलब मीटर का पावर -3 ऐसा है। ठीक है। तो ये हो गया डेंसिटी का एसआई यूनिट, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसको कहेंगे। ठीक है। दिस यूनिट इज क्वाइट लार्जर एंड केमिस्ट ऑफन एक्सप्रेसेस डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि किलोग्राम मीटर ये ज्यादा बड़े चीजें हैं, है ना, तो हम ग्राम सेंटीमीटर को लेंगे, थोड़ा कम यूनिट को लेंगे। मतलब ये समझ लो 1000 गुना कम रख लिए हमने सब चीजों को। किलोग्राम को भी 1000 गुना कम करके ग्राम कर दिया और मीटर को भी 1000 कम करके, सॉरी मीटर जो है, हाँ मीटर 100 गुना कम हुआ, किलोग्राम 1000 गुना कम हुआ तो ग्राम हुआ, मीटर 100 गुना कम हुआ तो सेंटीमीटर हुआ।
ठीक है, और मिलीमीटर होगा तो फिर 1000 गुना कम हो जाएगा, लेकिन अभी सेंटीमीटर लिए हैं। वेयर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम एंड वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऐसा छोटा यूनिट। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टेल अस अबाउट हाउ क्लोजली इट्स पार्टिकल्स आर पैक्ड। तो मैंने बताया ना कि ज़्यादा डेंस का मतलब है वो ज़्यादा पैक्ड है एकदम, और ज़्यादा डेंस है। इफ डेंसिटी इज मोर इट मीन्स पार्टिकल्स आर मोर क्लोजली पैक्ड, बहुत पास पास रहेंगे। ठीक है, तो वो ज़्यादा डेंस हो जाएगा और उसका वजन भी ज़्यादा हो जाएगा, मास ज़्यादा हो जाएगा। अब है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए जनरली 3 यूनिट हम लोग देखते हैं, एक तो है सेंटीग्रेड, दूसरा है केल्विन, तीसरा है फ़ारेनहाइट। ठीक है, इन तीनों का रिलेशन भी है और तीनों में क्या फार्मूला हम यूज करेंगे ये भी देखेंगे। तो जो एसआई यूनिट है वो तो केल्विन है, और केल्विन का मतलब सेंटीग्रेड से 273 ज़्यादा, 273 मोर देन सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड जितना है उसमें 273 जोड़ दीजिए तो आपको केल्विन आ जाएगा, और 32 जोड़ देंगे तो फ़ारेनहाइट आ जाएगा। देयर आर the 3 common scales to measure temperature: सेंटीग्रेड सेल्सियस, फ़ारेनहाइट डिग्री एंड केल्विन। तो डिग्री जो टर्म है वो हम सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के लिए यूज करते हैं, लेकिन केल्विन के लिए यूज नहीं करते, इसको विशेष ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। हियर केल्विन इज द एसआई यूनिट। द थर्मामीटर बेस्ड ऑन दीज स्केल्स आर शोन इन फिगर 1.8। ये देखिए, ये फिगर देखिए, ये केल्विन थर्मामीटर है, सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है। अब तीनों को देखिए। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस आप देखिए, इसमें फ़ारेनहाइट है -32। ठीक है, फ़ारेनहाइट है 32, चूंकि सेल्सियस से 32 ज़्यादा फ़ारेनहाइट रहता है, और केल्विन रहता है 273, क्योंकि 273 ज़्यादा होता है केल्विन का। तो इस रिलेशन को आप याद करेंगे तो आपके लगभग सारी चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है, अब जब 25 ऊपर लाए तो ये 25 हो गया, तो ये हो गया 298 और ये हो गया 77। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जैक्टली नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप 32 में 32 में 25 जोड़ेंगे तो 77 नहीं हो रहा है, वो कितना हो रहा है 57। तो 20 ज़्यादा कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि 0 लाते तक 32 हो चुका है, तो उसका इंक्रीज ना लेवल ज़्यादा होता है। मैं भी बताऊंगा, उसका एक फार्मूला होता है जिससे निकल जाता है, डायरेक्ट जोड़ के नहीं निकलेगा ना। सेंटीग्रेड में 32 32 जोड़ देंगे तो फ़ारेनहाइट ऐसा नहीं निकलेगा, उसका एक फार्मूला है। ये 0 से मैं बता रहा हूँ आपको कि 32 ज़्यादा रहता है। और ये रूम टेम्परेचर है 25, एवरेज रूम टेम्परेचर मानते हैं 25 को। ह्यूमन बॉडी का है 37 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6। यही आपके ये थर्मोमीटर यूज करते हैं जनरली डॉक्टर लोग, 98। तो बोलते हैं ना कि बुखार हो गया 100 हो गया, 102 हो गया, 104 बुखार है, ऐसा नहीं बोलते हैं, तो फ़ारेनहाइट को बोलते हैं। ठीक है, और अगर इसमें देखेंगे तो 310 केल्विन हो जाएगा। ये केल्विन वाला थर्मोमीटर देखने को नहीं मिलता, इवन मैं भी आज तक नहीं देखा हूँ इसको किसी भी लैब में जहाँ जहाँ मैं काम किया हूँ। और 100 डिग्री सेल्सियस में ये 373 हो जाता है और वो हो जाता है 212। तो ये 3-4 ऐसे टेम्परेचर हैं, अगर आप इनको याद कर लें तो पीएमटी में कोई क्वेश्चन आएगा भी नीट में या जेई में, तो आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनरली इन्हीं में से किसी टेम्परेचर को दे देता है कि अगर इसका 25 है तो उसका कितना होगा, या इसका 37 है तो कितना होगा, ऐसा। तो 0 का तो 32 हुआ है ना, 25 का हुआ 77 है ना, 37 का हुआ 98.4 98.6 और 212 हो गया आपका 100 डिग्री का। तो फ़ारेनहाइट को याद करना है, क्योंकि केल्विन का तो आपको ऐसे ही मालूम हो जाएगा। ठीक है, जनरली द थर्मामीटर विथ सेल्सियस स्केल्स आर कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। जनरली हम जो सेल्सियस वाला देखते हैं वही थर्मामीटर ज़्यादा मिलता है, या फिर फ़ारेनहाइट वाला, दोनों रहता है उसमें। वेयर दीज टू टेम्परेचर्स आर द फ्रीजिंग पॉइंट एंड आर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर रेस्पेक्टिवली, क्योंकि 0 डिग्री में फ्रीजिंग हो जाता है, बर्फ जम जाता है, और 100 पे उबल जाता है पानी। द फ़ारेनहाइट स्केल इज रिप्रेजेंटेड बिटवीन 32 to 212, क्योंकि इसी बीच में ये भी दोनों रहता है ना। द टेम्परेचर ऑन द टू स्केल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। तो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में क्या वो है रिलेशनशिप, ये बता रहे हैं, मैं बता रहे हैं ये फार्मूला से। तो जो डिग्री सेल्सियस है इसको 9/5 करने के बाद फिर 32 जोड़ना है आपको, तो एग्जैक्टली आएगा।
है ना। तो अगर आप 0 कर देंगे यहाँ पर तो सीधा सीधा 32 आएगा, इसलिए शुरू में 0 तक तो 32 रहेगा, है ना। और उसके बाद फिर इस फार्मूले पे हम उसको निकालेंगे, तो आपका 25 के लिए 77 आएगा, 37 के लिए 98.6 आएगा और 100 के लिए 212 आएगा। तो 9/5c + 32 ये फार्मूला आपको एग्जैक्टली याद कर लेना है। इस फार्मूले को भी एग्जैक्टली दे देता है कि कौन सा फार्मूला है, तो एक्चुअली फार्मूला मिलता जुलता दे देगा 4, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे देखने समझ में आ गया कि लगता है याद हो गया, लेकिन इसी को 5/9c या 9/5ac ऐसा लिख देगा ना तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो 2-4 बार लिख के इसको प्रैक्टिस करना है। द केल्विन स्केल इज रिलेटेड टू सेल्सियस स्केल एज फॉलोज। तो सीधा सीधा सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे तो केल्विन आ जाता है 273.15 है, इसको जरा ध्यान रखेंगे, है ना। तो एग्जैक्टली 273 भी नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट temperature below 0 degree Celsius, that is negative value, are possible in Celsius scale, but in Kelvin scale negative temperature is not possible। पहली बात आप ये समझिए कि 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये बराबर है 273 केल्विन के, ठीक। टेम्परेचर को नीचे उतारोगे तो ये माइनस में जाते जाते -273 होगा जब सेल्सियस में, तो केल्विन हो जाएगा 0 केल्विन हुआ। अब और नीचे उतार सकते हो क्या, मतलब केल्विन को 0 ला सकते हो, माइनस ला सकते हो क्या, तो नहीं ला सकते। अभी तक कहीं पर भी धरती में, आकाश में, दूसरे प्लेनेट में कहीं पर भी 0 केल्विन से नीचे का टेम्परेचर पॉसिबल नहीं हो पाया है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि -1 केल्विन या -274 डिग्री सेल्सियस भी नहीं हुआ है। तो 0 केल्विन वो मिनिमम टेम्परेचर है जो पॉसिबल है। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक धरती के किसी लैब में 0 केल्विन को भी अचीव नहीं किया जा सका है, ठीक है, उतना भी अभी तक नहीं ला पाए हैं। ये हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है कि इतना तक तो लाया जा सकता है, लेकिन उससे नीचे नहीं लाया जा सकता, ऐसा मानना है लोगों का, ठीक है, साइंटिस्ट का। ये तीनों मैंने आपको दिखा दिया, इसमें क्या क्या है आप देख लीजिए, इसको थोड़ा सा ठीक से याद कर लेना आप लोग। अब है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। देखिए, जैसे आप मेजरमेंट लेते हो, मेजरमेंट को आप डेसिमल में 1 या 2 या 3 पॉइंट तक ले सकते हो, उसमें भी अनसर्टेनिटी रहता है। मान लो आपने लिखा 2.132 सेंटीमीटर या मीटर, और दूसरे ने लिखा 2.133 सेंटीमीटर, और तीसरे ने लिखा 2.131 सेंटीमीटर। ये लीजिए, तो 31 के एक ऊपर एक नीचे ऐसा आ रहा है, मतलब ये नीचे ये ऊपर ऐसा आ रहा है। तो इस टाइप की अनसर्टेनिटी कितने पॉइंट तक हमको लेना है, मतलब किसी फिगर में अनसर्टेनिटी कौन सी पॉइंट है। जैसे इसमें जो है, ये जो थर्ड है डेसिमल का जो थर्ड पॉइंट है वो अनसर्टेन है, ये बदल रहा है अलग अलग में, ठीक है। तो जितने में जिस पॉइंट पे अनसर्टेनिटी रहती है वही है मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो इसको जरा सा समझ लेंगे आप, और थोड़ा सा ठीक से समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको कि अनसर्टेनिटी को हम कैसे किसी चीज में डिसाइड करते हैं। मैनी टाइम इन द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री वन हैज टू डील विद एक्सपेरिमेंटल डेटा एज वेल एज थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस। तो थ्योरी में आप कुछ पढ़ते हो और जब प्रैक्टिकल करने जाते हो तो आपका डेटा थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो उसका क्या प्रॉब्लम है? देयर आर मीनिंगफुल वेज टू हैंडल द नंबर्स कन्वीनियंटली एंड प्रेजेंट द डेटा रियलिस्टिकली विथ सर्टेनिटी टू एक्सटेंट पॉसिबल, ठीक है। तो देयर आर मीनिंगफुल वेज टू हैंडल द नंबर्स कन्वीनियंटली, तो नंबर को हम आसानी से कैसे हैंडल कर सकते हैं, एंड प्रेजेंट द डेटा रियलिस्टिकली, और जो डेटा हम दे रहे हैं वो रियल डेटा से कितना क्लोज है, विथ सर्टेनिटी टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सके हम डेटा को ज़्यादा परिशुद्ध रूप में दें, मतलब ज़्यादा सही डेटा हम दें। दीज आइडियाज आर डिस्कस्ड बिलो। तो हम कैसे दे सकते हैं ज़्यादा रियल डेटा, ज़्यादा क्लोज डेटा हम कैसे दे सकते हैं? तो पहले हम इसमें पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन। हम किसी फिगर को कैसे दिखाते हैं, कैसे लिखते हैं। नोटेशन का मतलब
जैसे कि इतने बड़े बड़े नंबर्स आप ऐसे लिखेंगे तो आपको लिखने में दिक्कत होगा। तो हमारे पास लिखने के क्या तरीके हैं ताकि हम इन चीज़ को समझ सकें कि इनको कैसे लिखना है। ठीक है, तो एज केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम एंड द मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव एक्सट्रीमली लो मासेस एंड आर प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर्स। तो थोड़ा सा मास है अगर किसी कंपाउंड का, उसमें अगर हम मॉलिक्यूल की संख्या या एटम की संख्या गिनने लग जाएं तो अरबों खरबों और उससे ज़्यादा की संख्या में मिलेंगे। ठीक है, ए केमिकल हैज़ टू डील विथ नंबर्स एज लार्ज एज। अब देखिए इतना लंबा नंबर है, इसमें जीरो जो है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20 जीरो हैं और ये हुआ 6, 0, 2 और 2, उसके बाद 20 जीरो। और ये कितने के लिए है? 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस के लिए। 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, लीजिए बताइए। ठीक है, या फिर इतना छोटा भी हो सकता है कि पॉइंट लगने के बाद 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 23 से 24 है। ठीक है, इतने जीरो लगे हैं, उसके बाद लिखा है 166, तो पॉइंट लगने के बाद इतना। तो एक तो इतना बड़ा फिगर हो सकता है या इतना छोटा फिगर हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? सिमिलरली अदर कांस्टेंट सच एज प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, चार्जेस ऑन पार्टिकल्स एटसेट्रा इन्वॉल्व नंबर्स ऑफ द एबव मैग्नीट्यूड। तो कुछ के नंबर -34, कुछ का 10⁻23, ऐसा नहीं लिखा रहता है। तो मान लो 10⁻−34 लिखा का मतलब है कि उस फिगर से पहले 34 जीरोस हैं, उसके बाद वो है। और वैसे मान लो 23 लिख दिया, 10⁻23 मतलब किसी फिगर के पास 23 जीरो और है, 23 जीरो और है। इस तरह का नोटेशन है। ठीक है, इन सबको डिटेल पढ़ेंगे अपन। इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ द एबव मैग्नीट्यूड, इन सब में प्लैंक कांस्टेंट है ना, और स्पीड है, चार्ज है, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में आगे पढ़ते जाएंगे, इसमें कितना कितना क्या क्या लगा हुआ है। इट मे लुक फनी फॉर द मोमेंट टू राइट और काउंट नंबर्स इन्वॉल्विंग सो मेनी जीरोस, बट इट ऑफर्स ए रियल चैलेंज टू डू सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन विद सच नंबर्स। अब उतने सारे जीरो लिख करके आप उसको जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये कैसे कर पाओगे? तो उसके लिए हम कोई दूसरा तरीका निकालेंगे। ठीक है, यू कैन राइट एनी 2 नंबर्स ऑफ द एबव टाइप एंड ट्राई एनी वन ऑफ द ऑपरेशन यू लाइक टू एक्सेप्ट एज अ चैलेंज, एंड देन यू विल रियली अप्रिशिएट द डिफिकल्टी इन हैंडलिंग सच नंबर्स। अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, आप समझते हो कि मैं कर सकता हूं, तो जो पीछे 2 नंबर लिखे हुए थे उन्हीं को लेके आप मल्टीप्लाई करके देखो या उनको डिवाइड करके देखो, चलो फिर आप बताना कि आप कर पाए कि नहीं कर पाए। ठीक है, ये दिक्कत है। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन फॉर सच नंबर्स। तो हम वैज्ञानिक तरीके से नोटेशन का मतलब दर्शाना, कि हम उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन, इन विच एक्सपोनेंशियल मतलब 10 टू पावर जो लिखा रहता है वो उसका एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन हुआ। ठीक है, इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n इंटू 10 टू पावर n, वेयर स्मॉल एज n is the exponent having positive or negative value, and capital N is a number called digit term which varies between 1.00 and 9.999 etc. तो जो 10 टू पावर लिखा है वो एक्सपोनेंट कहलाता है। आपको पता होगा, आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, एक्सपोनेंट का मतलब होता है 10 टू पावर जो लगा होता है ना। तो उसमें हम लिख देंगे उस नंबर को, तो आपका माइनस में लिखेंगे मतलब उससे पहले उतने जीरो हैं, और प्लस में लिखेंगे तो उसके बाद उतने जीरो हैं। जैसे मान लो हम लिखे 1 इंटू 10 टू पावर -20, इसका मतलब है कि 1 से पहले पॉइंट लगा के 20 जीरो और लगा दो आप, तो फिर ये इतना नंबर बनेगा। लेकिन मान लो इसको मतलब माइनस ना लिख के ऐसे 20 लिख दिया, यानी +20, तो एक के बाद 20 जीरो और हैं, ऐसा हो जाएगा। ये पॉइंट नहीं है, 20 जीरो और हैं, ऐसा हो जाएगा। मतलब वो बड़ा और छोटा दिखाने के लिए। ठीक है, thus we can write 2.32.508। इस फिगर को अगर आप लिखना चाहेंगे तो देखिए, जब हम 10 टू पावर लगाए तो ध्यान रखेंगे
जब हम इसके साथ 10 टू पावर लगाएंगे, 10 टू पावर, ठीक है, मान लो 10 टू पावर 2 लगाए, तो जो पॉइंट है ना वो लेफ्ट में खिसक जाएगा, एक एक 2 पॉइंट लेफ्ट में खिसक जाएगा। ये देखिए लेफ्ट में खिसक गया, यहां पर पॉइंट था, लेफ्ट में खिसक गया। जब 10 टू पावर प्लस में लिखते हो तो पॉइंट लेफ्ट में खिसकता है, और 10 टू पावर माइनस लिखते हो तो पॉइंट राइट में खिसकता है। जैसे इसी को लिखते 10 टू पावर -2 तो क्या लिखा था, 232508 ऐसा लिखा जाता। पहले पॉइंट यहां पर है ना, जब +2 लगाया तो पॉइंट लेफ्ट में खिसक गया, और अगर -2 लगाया तो पॉइंट राइट में खिसक गया। तो इसको जरा ध्यान रखेंगे कि पॉइंट किधर खिसकेगा, प्लस लिखेंगे तो लेफ्ट खिसकेगा, माइनस लिखेंगे तो राइट खिसकेगा 10 टू पावर में, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान रखेंगे आप। नोट दैट while writing it the decimal had to be moved to the left by 2 places, and same is the exponent 2 of the 10 to power in the scientific notation। तो हमने लेफ्ट खिसका दिया इसलिए 10 टू पावर 2 लिख दिया, इसको जरा ध्यान रखेंगे। सिमिलरली 0.00016 कैन बी रिटन एज 1.6 10 टू पावर -4। ये देखिए अब इसने क्या किया, 1 2 3 4 पॉइंट खिसका दिया, तो 4 पॉइंट खिसकाया तो -4 लिख दिया। मैंने कहा ना कि राइट में खिसकेगा तो माइनस लिखाएगा, ठीक है, तो राइट में खिसका दिया तो माइनस लिख दिया। हियर द डेसिमल हैज टू बी मूव्ड 4 प्लेसेस टू द राइट एंड -4 इज द एक्सपोनेंट इन द साइंटिफिक नोटेशन। मेरे हिसाब से ये बहुत सिंपल चीजें हैं, ये 9th 10th में भी आप पढ़े हो, चूंकि दिया है मैंने पढ़ाया, आपको पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन ये चीजें आप 9th 10th में पढ़ते आ रहे हो, आप ज्यादातर चीजों को जानते हो। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हमारा मैथ्स अगर कमजोर है, थोड़ा वीक है, तो ये चीजें भूल जा रहते हैं अपन, तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ लेंगे अपन तो ध्यान आ जाएगा। While performing mathematical operations on numbers expressed in scientific notations, the following points are to be kept in mind। अब क्या लिखेंगे, अब क्या माइंड में रखेंगे, देखिए तो पहले हम यहां पर एक डेटा मतलब वो दे रहा है, रेफरेंस दे रहा है, तो रेफरेंस स्टैंडर्ड है ना। अब रेफरेंस स्टैंडर्ड में क्या पढ़ते हैं, देखिए आफ्टर डिफाइनिंग ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट सच एज द किलोग्राम और द मीटर, साइंटिस्ट एग्रीड ऑन द रेफरेंस स्टैंडर्ड दैट मेक इट पॉसिबल टू कैलिब्रेट ऑल द मेजरिंग डिवाइसेस। तो जैसा आपने किलोग्राम कहा, मीटर कहा, तो इसके लिए कोई ऐसा चीज तो होना चाहिए ना जिसको आप रेफरेंस के रूप में बता सको कि भैया देखिए इसका जो वजन है वो एक किलोग्राम के बराबर है, इसके बराबर जो रहेगा वो 1 किलो रहेगा। तो जैसा मैंने बताया कि एक प्लेटिनम इरिडियम की एक रॉड रखी हुई है, उसकी लंबाई को भी हम लेते हैं 1 मीटर और उसके वजन को भी लेते हैं अपन 1 किलो, बस उसी से रेफरेंस लेके चल रहे हैं शुरू से। फॉर गेटिंग रिलायबल मेजरमेंट ऑल डिवाइसेस सच एज मीटर स्टिक्स एंड एनालिटिकल बैलेंसेस हैव बीन कैलिब्रेटेड विथ देयर मैन्युफैक्चरर्स टू गिव करेक्ट रीडिंग। तो कैलिब्रेटेड का मतलब उसको ठीक ढंग से चेक किया जाता है कि वो सही ढंग से दे रहा है कि नहीं दे रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी रीडिंग सही है कि नहीं। तो कैलिब्रेटेड का मतलब वो प्रॉपर टेस्टिंग किए रहते हैं मैन्युफैक्चरर्स। हाउएवर ईच ऑफ दीज डिवाइसेस इज स्टैंडर्डाइज्ड और कैलिब्रेटेड अगेंस्ट सम रेफरेंसेस। क्या, अब देखिए किलोग्राम या मीटर किससे नापा गया, मैंने अभी बताया आपको। द मास स्टैंडर्ड इज द किलोग्राम सिंस 1889 से इट हैज बीन डिफाइंड एज द मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर दैट इज स्टोर्ड इन एन एयरटाइट जार एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन सेवर्स, फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस के शहर में जो है रखा हुआ है प्लेटिनम इरिडियम की वो सिलेंडर, वो रॉड जिसका वजन 1 किलो है, और उसी में 2 पॉइंट है जो 1 मीटर के बराबर माने जाते हैं। फ्रांस में रखे, सेवर्स में। प्लेटिनम इरिडियम was chosen for this standard because it is highly resistant to chemical attacks and its mass will not be changed for extremely long time। तो जल्दी से इस पर किसी केमिकल का या हवा का या टेम्परेचर का जल्दी असर नहीं होता, तो लंबे समय तक इसका जो मास है, वजन है, वो फिक्स रहेगा 1 किलो, इसलिए इसको हमने स्टैंडर्ड माना।
साइंटिस्ट आर इन सर्च ऑफ ए न्यू स्टैंडर्ड फॉर मास। अब हम नए चीज को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। दिस इज बीइंग अटेम्प्टेड थ्रू एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ अवोगाड्रो कांस्टेंट। तो अवोगाड्रो कांस्टेंट 6.023 10⁻23 इसको डिटरमाइन करना है हमको, या कर चुके हैं अपन। वर्क ऑन दिस न्यू स्टैंडर्ड फोकसेस on way to measure accurately the number of atoms in well defined mass of sample। तो हम जानते हैं कि जहां पर एक मोल रहता है वहां पर ये इतना नंबर रहता है, और उस मोल का मास जो है वो अलग अलग केमिकल्स का अलग अलग होता है, एलिमेंट्स का या केमिकल का, जिसको हम मोलर मास कहते हैं। वन सच मेथड विच यूजेस एक्सरे टू डिटरमाइन द एटॉमिक डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ ultra pure silicon has an accuracy of about 1 parts in 10⁻6 but has not yet been adopted to serve as standard। ठीक है, तो क्या लिखा है देखिए, एक्सरे डिफ्रैक्शन क्रिस्टलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी अपन करते हैं, मतलब क्या करते हैं, किसी क्रिस्टल के ऊपर एक्सरे डालते हैं और उसका जो डिफ्रैक्शन होता है, इधर उधर मुड़ता है जो, उससे हम उसकी डेंसिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन करते हैं क्रिस्टलोग्राफी टू डिटरमाइन द एटॉमिक डेंसिटी, कितना डेंस है वो क्रिस्टल, उसके एटम कितने डेंसली पैक्ड है, ऑफ अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन, सिलिकॉन का एकदम प्योरेस्ट फॉर्म लेंगे, हैज एन एक्यूरेसी ऑफ अबाउट 1 पार्ट इन 10⁻6। मतलब क्या एक्यूरेसी कितना हुआ कि अगर हम इतने बार हम नापेंगे तो सिर्फ इतने बार गड़बड़ होगा, एक बार गड़बड़ होगा। 10⁻6 का मतलब कितना हुआ, ये जो है करीब 1 लाख। देखिए 1 2 3 4 5 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख बार हम चेक करेंगे तो किसी एक बार उसके गलत देने का चांस है। इतना एक्यूरेट देता है ये, काफ़ी कम है ये, मतलब अच्छा है कुल मिला के ये। तो इससे हम स्टैंडर्ड को लेने की कोशिश कर रहे हैं। देयर आर अदर मेथड्स बट नन ऑफ देम आर प्रेजेंटली एडिक्वेट to replace the platinum iridium cylinder। No doubt changes are expected within these decades। तो प्लेटिनम इरिडियम का जो सिलेंडर है उसका वजन हमने जो लिया है अभी तक हम उसको रिप्लेस नहीं कर पाए हैं। और शुरू में जो हमने एक डेफिनेशन पढ़ा था वो भी इसी स्टैंडर्ड को लेकर के हमने डेफिनेशन पढ़ा था। मैंने बताया था वहां पर भी कि प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर को लिया जाता है मास के लिए। द मीटर को आपको ध्यान होगा, हमने क्या पढ़ा था कि ये जो लाइट है 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर मूव करता है। तो 1 मीटर के लिए कितना, वो कितने सेकंड, ऐसा हम निकाले थे। ओरिजिनली डिफाइंड इज द लेंथ बिटवीन 2 मार्क्स ऑन द प्लेटिनम इरिडियम बार केप्ट एट द टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री इन 0 डिग्री। ठीक है, उसी छड़ का जो हमने अभी मास निकाला था 1 किलोग्राम, उसी में 2 पॉइंट थे, उन दोनों के बीच को हम 1 मीटर मानते हैं अभी भी। लेकिन 1960 में इन 1960 द लेंथ ऑफ द मीटर वाज डिफाइंड एज 1.65073 into 10⁻6 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड बाय क्रिप्टॉन लेजर। क्रिप्टॉन आप जानते हैं, क्रिप्टॉन जेनॉन है ना, ये आपका नोबल गैसेस, उनमें से लिया उसको लेजर के तौर पे, उसको गर्म करने से लेजर निकलता है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी बीम निकलती है। ठीक है, उससे लिया हमने। द लेंथ ऑफ द मीटर वॉज डिफाइंड एज दिस टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो उस लाइट की जो वेवलेंथ होती है उसका इतने गुना, ये 1 मीटर लिया गया। ठीक है, वेवलेंथ को जनरली हम एंगस्ट्रॉम में नापते हैं, 10⁻⁻10 इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो उसका इतने गुना हम लिए, इतने टाइम्स, तो जाकर वो 1 मीटर हुआ। ऑल्दो दिस वाज ए कंबर्शन नंबर, काफ़ी बड़ा नंबर है, आप देख सकते हैं 1.650766373, ऐसा याद करना है आपको। इट प्रिजर्व्ड द लेंथ ऑफ द मीटर एज इट एग्रीड वैल्यू। ठीक है, द मीटर वॉज रीडिफाइंड इन 1983 by CGPM is the length of path traveled by light in the vacuum during a time interval of 1/3 like about of the second, है ना। तो 1 सेकंड में इतने मीटर चलता है, तो इसका 1 बाई इतना कर देंगे तो वो 1 मीटर का लंबाई आ जाएगा। सिमिलरली टू द लेंथ इन द मास देयर आर रेफरेंस स्टैंडर्ड्स फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटीज।
ठीक है, तो लेंथ और मास के लिए हम उसी प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर को लेते हैं क्योंकि उससे हमको नापना आसान होता है। ये डेफिनेशंस नए हैं, इनको आपको याद करना है बस। बाकी हम जो लेते हैं यूज़ में वो हम प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर को ही लेते हैं। ठीक है, अब जब हम इस तरह के एक्सपोनेंट के द्वारा हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका डिवीजन, उसका जो है एडिशन, उसका सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटाव गुणा भाग हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हम कैसे करेंगे। जैसे मान लो ये दो नंबर आपको दिए गए हैं, इनको हमको मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना और डिवीजन करना ये दोनों बहुत सिंपल है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं अभी बताता हूँ आपको। तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लो ये दो आपको नंबर दे दिए है ना, दोनों में ये 10 टू पावर लगे हुए हैं। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो 10 टू पावर दोनों लिखे इनको जोड़ देंगे। ये देखिए इसमें 5 है, इसमें 8 है, तो दोनों जुड़ गए यहाँ पर। अब बाकी इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए 5.6 और 6.9 इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और जो पावर में लगे हैं एक्सपोनेंट में आप उनको जोड़ दीजिए। तो इनको जोड़ने से आएगा 13। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना आया 10 टू पावर 13। अब देखिए, अब हम इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये पावर बढ़ेगा। आपको ध्यान है कि पॉजिटिव लेने में लेफ्ट साइड में घुसता है और निगेटिव लेने पे राइट साइड में जाता है। ठीक है, तो जब हम इसको लेफ्ट साइड में ले जा रहे हैं तो एक पॉइंट ये और बढ़ जाएगा, तो 13 का 14 हो जाएगा प्लस में, तो 3.864 10 टू पावर 14 हो गया। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 10 टू जो पावर है उनको जोड़ देना है और बाकी को मल्टीप्लाई कर देना है। वैसे जब आपको और ये माइनस वाले में भी देखिए, माइनस वाले में क्या करना है आपको, ये 10 टू पावर -2 है, ये 10 टू पावर -6 है, तो दोनों हो जाएंगे 10 टू पावर -8। -6 -2 -8 हो जाएंगे। ये देखिए कैसे किया है, दोनों को जोड़ रहे हैं, -2 को भी जोड़, -2 को -6 से जोड़ना है, तो -2 -6 हो गया तो -8 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आया इतना, है ना। अब इसको फिर से एक पॉइंट इधर कर रहे हैं तो एक पॉइंट बढ़ेगा, तो प्लस के कारण से -8 का -7 हो गया। इसको जरा ध्यान समझ लीजिए। ये देखिए यहाँ पर आपने क्या किया था, 13 को 14 किया था, 13 को 14, क्योंकि पॉइंट को लेफ्ट ले गए थे। मतलब ये पावर एक बढ़ा, 13 को 14 हुआ, वैसे ये एक पावर बढ़ा, -8 से -7 बढ़ा। आपको पता है ना इस चीज़, है ना। और घटेगा तो -9 हो जाएगा, बढ़ेगा तो -7 और बढ़ेगा तो -6 और बढ़ेगा तो -5, फिर 0 फिर प्लस, ऐसा चढ़ते जाएगा। ये शायद आपको पता होगा। तो लेफ्ट में ले जाने पर ये पावर बढ़ता है, तो बढ़ के -7 हो गया, ऐसा है। अब ये देखिए, ये डिवीजन करके बता रहे हैं आपको। डिवीजन में ये दोनों ऊपर नीचे हैं। देखिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो नीचे है इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो इसका साइन बदल जाएगा। तो बदल गया तो क्या हुआ, देखिए -3 और -4 हो गया। देखिए -3 और -4 -7 आ गया। और 2.7 और 5.5 को आप इसको डिवीजन करेंगे, तो इसको दोनों को डिवीजन करने से इतना आंसर आया। और ये +4 ऊपर जाके -4 हो गया तो -7 हो गया टोटल। इसको समझ पाए होंगे आप, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये जो 10 टू पावर 4 है इसको ऊपर ले गए, तो ऊपर ले गए तो हो गया -4, तो -4 और -3 करके हो गया -7, है ना। अब इन दोनों को आप कैलकुलेट करिए, तो इन दोनों कैलकुलेट करें तो इतना आया और -7। और अब देखिए, अब इसके पॉइंट को राइट हैंड ले जा रहे हैं, तो राइट हैंड ले जाने से, इसको राइट हैंड ले जाने से इधर का पावर घटेगा, तो घटा तो -7 का -8 हो गया, वो घट गया। यहाँ पर बढ़ाया था हमने, पॉइंट को लेफ्ट में ले गए थे तो ये बढ़ा था, ये पॉइंट को राइट में ले गए तो घटेगा। इसको जरा ध्यान रखें, घटना बढ़ना आप ध्यान रखेंगे, कैसे वो घटा कैसे बढ़ा। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, जोड़ घटाव कैसे करेंगे। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, ये एक नंबर दिया है, इसको और इसको जोड़ना है आपको, ठीक है, जोड़ना है। तो ये देखिए ब्रैकेट में ले लिए, इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिए, ठीक है। तो ब्रैकेट में जैसे 6.65 है, 10 टू पावर 4 है, ये तो एज इट इज ले लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए 8.95 10 टू पावर 3 है, तो ये 10 टू पावर 4 है, 10 टू पावर 3 है, तो दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा हमको। तो इसको 10 टू पावर 4 बनाने के लिए
आपको ये पॉइंट लेफ्ट में लेना पड़ेगा, लेफ्ट में लेने से बढ़ता है, बार बार आपको ध्यान होगा, मैंने बताया आपको। तो जब इसको लेफ्ट में लिए तो ये हो गया 0.895 और 10⁴ है ना, 10⁴ हो गया। तो अब ये 10⁴ और 10⁴ ये दोनों एक जैसे हो गए, तो ये दोनों उतने ही रह जाएंगे, उतना ही। अब ये दोनों जुड़ेंगे, बस ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये देखिए 6.65 प्लस 0.895 इंटू 10⁴ ऐसा कर देंगे अपन। अब इसको एक्सपेंड करोगे तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, आप ध्यान रखेंगे। अब इन दोनों को जोड़ के लिख दिए और 10⁴ हो गया, देखिए है ना। तो 10⁴ कैसे आया, इन दोनों को 10⁴ बना के अलग कर दिया दोनों को, अब बाकी दोनों को जोड़ दिया हमने। वैसे ही सब्सट्रैक्शन में करेंगे, दोनों को एक जैसा पहले बनाएंगे, जैसे 10⁻² है -3 है, तो इस -3 को -2 बनाना है, यानी बढ़ाना है तो फिर इसको लेफ्ट में लेना पड़ेगा। तो ये देखिए 0.48 हो गया, तो -2 और ये -2 ये दोनों बाहर हो गए। अब ये 2.5 में 0.48 को घटा दीजिए, ये देखिए है ना, और 10⁻² तो आएगा ही, तो 2.02 10⁻²। तो घटाने बढ़ाने के समय ध्यान रखेंगे कि जो 10⁻ लिखा है वो दोनों का नहीं जुड़ेगा, वो दोनों का एक जैसा होकर अलग हो जाएगा, बाकी सिर्फ जो बाकी दो नंबर हैं वो आपस में जुड़ेंगे, ऐसा हो जाता है, ठीक है। जबकि मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में जो 10⁻ है वो भी घटते वो भी बढ़ते हैं, जबकि इसमें जोड़ घटाव के समय वो घटते बढ़ते नहीं हैं, वो कॉमन रह जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स अब हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से हालांकि अभी तो सब सिंपल चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है केमिस्ट्री पढ़ना मेरे से, तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर कर दें। और आगे हम अच्छे चैप्टर्स लेने वाले हैं, क्योंकि मैं चैप्टर 1 से ही पढ़ा रहा हूँ शुरू से, ताकि आप पढ़ते जाएँ लगातार और पूरी केमिस्ट्री आपकी 11th-12th में पढ़ा दूँ। इसलिए मैंने चैप्टर 1 लिया, नहीं तो चैप्टर 1 के काफ़ी चीज़ें आपको मालूम हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम थी, है ना। जैसे अभी आपने डेफिनेशन पढ़ा कई बार, मीटर का, सेकंड का, ये आपको नहीं पता था, ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए हर यूनिट में आप ये मत समझिए कि आपको ये सरल लग रहा है तो नहीं पढ़ना चाहिए, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। नीट में या जेईई में उनमें से क्वेश्चन आएंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो लगातार आप पढ़िए शुरू से, पहले पेज से लेकर के, और पूरी केमिस्ट्री। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी पूरी केमिस्ट्री अच्छे से तैयार करा दूँ एनसीईआरटी से, ठीक है। और फिर जब समय मिलेगा एनसीईआरटी के बाद तो फिर हम इसको एक्सटेंड करेंगे, और जो कोटा वगैरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह के जो जिस टाइप से पढ़ाते हैं वो लोग इसमें नोट्स वगैरह से, तो वो मैं पढ़ाऊँगा आपको। मैं वहाँ भी पढ़ा चुका हूँ, कोटा में भी, तो मुझे मालूम है कि कैसे पढ़ाना है। लेकिन चूंकि अभी 1 साल 2 साल से एनसीईआरटी से ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो हम एनसीईआरटी पहले कर रहे हैं। बायोलॉजी भी मैंने करा दिया है आपको, अगर आप मेरे बायोलॉजी के चैनल के स्टूडेंट रहे हो तो आपको पता है। नहीं तो अगर आप बायोलॉजी वाले हो तो आप जरूर मेरे चैनल पे जाइए, बायोलॉजी गुरु डॉक्टर संतोष अग्रवाल, ये मेरे चैनल का नाम है, बायोलॉजी गुरु, GURU गुरु डॉक्टर संतोष अग्रवाल। वहाँ पर आप जाएंगे तो फट से मेरा चैनल दिखेगा, उसमें 450 वीडियो डाले हुए हैं, सारा एनसीईआरटी पढ़ाया हुआ है। तो आप कृपया वहाँ पढ़ें, और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है ना। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय।